हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द गुड फिजिक्स ट्यूटोरियल। लास्ट लेक्चर में हमने स्पेस लेटिस के बारे में स्टडी किया था कि स्पेस लेटिस क्या होता है, लेटिस पॉइंट क्या होता है, कैसे हम लेटिस पॉइंट के हेल्प से स्पेस लेटिस को अंडरस्टैंड करते हैं और स्पेस लेटिस की हेल्प से हम कैसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तब उसके ऊपर हम क्या रखते हैं बेसिस रखते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में स्पेस लेटिस से आगे की तरफ हम मूव करने जा रहे हैं। तो हम मूव करेंगे यूनिट सेल के ऊपर कि यूनिट सेल होती क्या है हमारे पास। तो हमें पता है कि स्पेस लेटिस क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यूनिट सेल स्टडी करने से पहले स्पेस लेटिस के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। स्पेस लेटिस हमने क्या बताया था कि अरेंजमेंट होती है पॉइंट्स की, जैसे इनको हम ऐसे शो कर लेते हैं। It is defined as arrangement of infinite number of points in a space where each point have identical surrounding is known as space lattice। तो ये लेटिस पॉइंट है, इनकी अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, स्पेस लेटिस। ठीक है, अब देखो यूनिट सेल क्या होगी। यूनिट सेल क्या होती है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है इस पूरे स्पेस लेटिस का। ये क्या है हमारे पास, स्पेस लेटिस। तो यूनिट सेल क्या है, एक छोटा पार्ट है किसका, इस पूरे स्पेस लेटिस का। कि हमने मान लिया ये एक स्मॉलेस्ट पार्ट है, तो स्मॉलेस्ट पार्ट इसे हम क्या कहेंगे, यूनिट सेल। क्या होगी डेफिनेशन, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्पेस लेटिस। जब इसको रिपीट करते जाए, कि यहाँ पे भी ऐसे बनाते जाए, रिपीट करते जाए, तो जब इसको हम रिपीट कर रहे हैं ना, तो हमारे पास क्या बन रहे हैं, स्पेस लेटिस फॉर्म कर रहे हैं। तो क्या हुआ, हमारे पास डेफिनेशन पता चल गई हमें कि स्मॉलेस्ट पार्ट होगा किसका, स्पेस लेटिस का, व्हिच व्हेन रिपीटेड। इसके हम डेफिनेशन ऐसे देंगे, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्पेस लेटिस which when repeated form a space lattice is known as unit cell। क्लियर, पता चल गया कि ये हमारे पास क्या है, एक यूनिट सेल। एक और हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं कि यूनिट सेल हमारे पास क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ स्पेस लेटिस is known as यूनिट सेल। क्लियर, अब जो हमारे पास ये यूनिट सेल होती है, ये टू टाइप की होती है। कि यूनिट सेल हमारे पास फर्दर टू टाइप्स की हो सकती है। वन इज प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड नेक्स्ट वन इज नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी बेसिक डेफिनेशन से पढ़ेंगे, फिर उसका हम मैथमेटिकल लेके चलेंगे। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होगी, वो यूनिट सेल जिसके अंदर जो एटम या पार्टिकल्स हैं वो प्रेजेंट कहां पे, एट कॉर्नर पोजीशन। कि जो एटम है वो प्रेजेंट हो ओनली एट कॉर्नर पोजीशन इज नोन एज प्रिमिटिव यूनिट सेल। ऐसी नॉन प्रिमिटिव के हम थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या देते हैं कि एटम प्रेजेंट होंगे, एटम या पार्टिकल प्रेजेंट होंगे नॉट ओनली कॉर्नर पोजीशन but some other position। कि जो एटम है वो कॉर्नर पोजीशन पे तो प्रेजेंट होंगे और किसी अनदर पोजीशन के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकते हैं,
देन उस यूनिट सेल को हम क्या कहेंगे, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल की एटम कॉर्नर पोजीशन पे ना होके और किसी भी पोजीशन पे हमारे पास प्रेजेंट हो सकते हैं, कि दोनों पोजीशन पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन प्रिमिटिव। अब मैथमेटिकल क्या लेके चलेंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल की डेफिनेशन कि मैथमेटिकल क्या होगी, फॉर प्रिमिटिव यूनिट सेल एन इफेक्टिव की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1 फॉर प्रिमिटिव यूनिट सेल। अगर किसी भी प्रिमिटिव यूनिट सेल का अगर हम एन इफेक्टिव कैलकुलेट करते हैं, अगर उसकी वैल्यू 1 आती है देन इट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल। इफ यू कैलकुलेट एन इफेक्टिव, अगर एन इफेक्टिव की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है देन इट इज नोन एज नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब हमारे पास क्वेश्चन हो चाहिए कि सर व्हाट इज एन इफेक्टिव, कि एन इफेक्टिव को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एन इफेक्टिव हमारे पास क्या होता है, इफेक्टिव नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट इन ए यूनिट सेल। किसी भी सेल के अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एन इफेक्टिव। अब मैं आपको एन इफेक्टिव कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगा कि कैसे हम एन इफेक्टिव को कैलकुलेट करते हैं किसी भी यूनिट सेल। ठीक है, तो ये आप माइंड में रखना। अब देखो एन इफेक्टिव को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं। अब देखो कोई भी स्ट्रक्चर होगी, कोई भी यूनिट सेल होगी, या तो 2 डायमेंशनल होगी या 3 डायमेंशनल होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसके बारे में करेंगे, अगर जो यूनिट सेल है वो 2D के अंदर, फोर फर्स्ट है 4 कॉर्नर यूनिट सेल की जो एटम है वो प्रेजेंट है 4 कॉर्नर के ऊपर, इस टाइप की 4 कॉर्नर। तो हम एन इफेक्टिव कैसे कैलकुलेट करेंगे, एन इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/4 इंटू एनसी प्लस 1/2 इंटू एनएफ प्लस एन आई। फिर एनसी डिनोट नंबर ऑफ एटम या पार्टिकल, या फिर पार्टिकल बोल सकते हैं, प्रेजेंट है कॉर्नर पोजीशन। कितने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है कॉर्नर पोजीशन के ऊपर। ठीक है, एनएफ नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट एट, एफ डिनोट्स फेस पोजीशन, फेस पोजीशन। ऐसे ही एन आई डिनोट करेगा हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम या पार्टिकल है वो इस यूनिट सेल के इनसाइड प्रेजेंट है, प्रेजेंट इनसाइड द सेल। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम एन इफेक्टिव कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास 4 कॉर्नर यूनिट सेल की। नेक्स्ट फॉर्मूला फॉर 6 कॉर्नर यूनिट सेल। फॉर 6 कॉर्नर यूनिट सेल के लिए एन इफेक्टिव हमारे पास क्या होते हैं, 1/3 एनसी प्लस 1/2 एनएफ प्लस एन आई। कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल कॉर्नर पोजीशन पे, फेस पोजीशन पे और इनसाइड द सेल। दैट इज फॉर 2 डायमेंशनल केस। फॉर 3 डायमेंशनल केस के लिए 8 कॉर्नर यूनिट सेल के लिए, अगर कोई भी यूनिट सेल है जिसके 8 कॉर्नर है तो वहां पे हमारे पास एन इफेक्टिव की वैल्यू को हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, 1/8 इंटू एनसी प्लस 1/2 इंटू एनएफ प्लस एन आई। इसकी हेल्प से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या करेंगे, एन इफेक्टिव अगर हमारे पास कोई 8 कॉर्नर यूनिट सेल है। ऐसे ही 3 डायमेंशनल केस के लिए अगर 12 कॉर्नर यूनिट सेल है
तो हमारे पास एक फोर्थ फॉर्मूला क्या होगा, एन इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/6 NC प्लस 1/2 NF प्लस NI, ठीक है, और 12 कॉर्नर मिड सेल के लिए हमारे पास फॉर्मूला। अब इक्वेशन आनी चाहिए कि सर हम इसको माइंड में रखेंगे कैसे, याद कैसे करेंगे। तो फर्स्ट वाले को देखो, NC 4 कॉर्नर है, कितने एंगल है 90 डिग्री, क्लियर। तो ये फैक्टर देखो, फेस वाला तो 1/2 आएगा, NI कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है, इन पे कोई कंफ्यूजन होगी, हमें इस कॉर्नर वाले की वैल्यू हमारे पास चेंज हो रही है सब के अंदर, ठीक है। तो इसका हम ट्रिक देख रहे हैं कि 4 कॉर्नर यूनिट सेल है तो एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री बन रहा है तो कॉर्नर के लिए क्या करेंगे 90, टोटल एंगल कितना होता है 360, इसको हम डिवाइड करेंगे, दैट इज 4 to 1/4 का फैक्टर, तो कॉर्नर पोजीशन के लिए कितना आ रहा है 1/4, ठीक है। ऐसे ही 6 कॉर्नर के लिए हेक्सागोनल बना लेते हैं, ग्राफिंग बना लेते हैं, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे हमने मान लिया कॉर्नर का 120 डिग्री एंगल एज्यूम करके चलते हैं, तो ये हमारे पास 120 डिवाइडेड बाय 3 1/3 का फैक्टर आ जाएगा। ऐसे ही 8 कॉर्नर के लिए हम क्यूब लेके चलेंगे, ठीक है। तो एक 8 कॉर्नर होता है, ए की शेयरिंग 1/8, तो 1/8 हम लेके चलते हैं। तो ये आप ये माइंड में रख सकते हैं, वैसे कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप इजीली माइंड में रख सकते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास क्या होता है, एन इफेक्टिव निकालने के हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं कि कैसे हम चेक करेंगे कोई भी यूनिट सेल हमारे पास प्रिमिटिव है या नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गेट एग्जाम में भी पूछा गया था 2019 में, कि चेक करना कि कौन सी यूनिट सेल हमारे पास प्रिमिटिव है नॉन प्रिमिटिव है। तो फर्स्ट एग्जांपल देखो, डायग्राम दिया हुआ है, ये यूनिट सेल दी है जिसके अंदर एटम और पार्टिकल है, वो कॉर्नर पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट, चेक करना है कि प्रिमिटिव है या नॉन प्रिमिटिव। तो एन इफेक्टिव का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, 1/4, क्योंकि 2 डायमेंशन है, 1/4 NC, पार्टिकल देखो कॉर्नर पोजीशन पे 1 2 3 4 into 4 प्लस 1/2 NF और NI, दैट इज 4 क्या है हमारे पास, NC नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट एट कॉर्नर पोजीशन, ठीक है। फेस के ऊपर कोई एटम नहीं प्रेजेंट है, तो ये हो गया 0, दिस कंट्रीब्यूशन 0। इनसाइड द सेल कोई एटम नहीं, दिस आल्सो 0। तो एन इफेक्टिव की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1 होगी, क्योंकि 4 डिवाइडेड बाय 4। अगर एन इफेक्टिव की वैल्यू 1 है तो मींस ये यूनिट सेल हमारे पास क्या है प्रिमिटिव, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि एटम प्रेजेंट है इस पोजीशन पे ना, इस टाइप 4 कॉर्नर और 2 उसके फेस के ऊपर, तो एन इफेक्टिव क्या होगा हमारे पास 1/4 मल्टीप्लाई कॉर्नर के ऊपर 1 2 3 4 प्लस 1/2 NF फेस के ऊपर 1 and 2 इनसाइड द सेल कोई भी एटम नहीं, दैट इज 0। तो एन इफेक्टिव की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 2। तो ये यूनिट सेल हमारे पास क्या है नॉन प्रिमिटिव। तो कोई भी यूनिट सेल हम चेक कर सकते हैं कि प्रिमिटिव है नॉन प्रिमिटिव है। थर्ड वन इज फॉर 8 कॉर्नर यूनिट सेल। अगर हमारे पास डायग्राम क्या दिया हुआ है, अगर हमारे पास ये डायग्राम दिया हुआ है क्यूब का, हमारे पास एक क्यूब दिया हुआ है, क्या हुआ है चेक करना कि ये प्रिमिटिव है नॉन प्रिमिटिव। 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर के ऊपर एटम प्रेजेंट है, 6 फेसेस के ऊपर, एक ये फ्रंट वाले फेस के ऊपर एटम, एक जो बैक साइड के फेस के ऊपर। तो एन इफेक्टिव को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अपना फॉर्मूला यूज करेंगे 1/4
8 NC प्लस 1/2 NF प्लस नंबर ऑफ एटम इनसाइड। कॉर्नर के ऊपर 8 है तो N इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/8 मल्टीप्लाई बाई 8। कितने फेसिस है क्यूब के? 1 2 3 4 5 6 फेसिस है तो कितने एटम प्रेजेंट है फेस के ऊपर? 6। तो दैट इज 1, दैट इज 4। एन इफेक्टिव की वैल्यू हमारे पास 4 आई, मींस दिस यूनिट सेल इज नॉन प्रिमिटिव। तो इन फॉर्मूले की हेल्प से हम कोई भी डायग्राम हमारे पास यूनिट सेल हमारे पास दिया हो उसको देख सकते हैं कि प्रिमिटिव होगी या नॉन प्रिमिटिव होगी। ठीक है, तो आप इन फॉर्मूले को अपने माइंड में रखना। इनका आगे जाके बहुत ही यूज होने वाला है जब हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एफसीसी, बीसीसी, सिंपल क्यूबिक, डायमंड क्यूबिक, इन सारी चीजों का अगेन उनके अंदर यूज होने वाला है। नेक्स्ट इज प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर। कि प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर हमारे पास क्या होते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रिमिटिव का मतलब तो पता चल गया कि जिसका एन इफेक्टिव क्या हो 1। क्लियर? ट्रांसलेशनल वेक्टर, इसके ऊपर हमें जाना है। तो जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव को छोड़ो, पहले हम ट्रांसलेशनल वेक्टर को पढ़ते हैं कि ट्रांसलेशनल वेक्टर क्या होता है। तो फर्स्ट ट्रांसलेशनल वेक्टर कि ट्रांसलेशनल वेक्टर हमारे पास क्या होता है। अब देखो, ट्रांसलेशनल वेक्टर मतलब वो वेक्टर जो किसी भी पार्टिकल को ट्रांसलेट करेंगे एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के ऊपर लेके जाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसलेशनल वेक्टर। दोज वेक्टर which translate a point from one position to another position is known as translational vector। कैसे? अब देखो, तो ट्रांसलेशनल वेक्टर है उसको डिनोटेट करते हैं बाय टी वेक्टर से। ठीक है, तो हमने माना डायग्राम की हेल्प से देखो, थोड़ा इजी रहेगा आपको समझना। दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये पार्टिकल है पी जो कि ओरिजिन पे प्रेजेंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो? 0 0 0। राइट? इस पार्टिकल को इस पोजीशन से यहां पे लेके जा रहे हैं। ठीक है, इसका नेम दे दिया हमने पी डैश। यहां पे जाने के बाद इसके कोऑर्डिनेट क्या हो रहे हैं? 1 2 3। एक्स एक्सिस के अंदर 1, वाई एक्सिस के अंदर 2, जेड एक्सिस के अंदर 3। ठीक है, मान लिया हमने कि हम ये यहाँ पे जाके इसकी पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या होगी। तो प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर को हम डिनोट करेंगे टी वेक्टर से, जो ट्रांसलेट कर रहे हैं इस पॉइंट को इस पोजीशन से इस पोजीशन के ऊपर। दैट इज नोन एज ट्रांसलेशनल वेक्टर। क्लियर? अब इस ट्रांसलेशनल वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 1 एक्स एक्सिस के लो आई के प्लस 2 जे के प्लस 3। दैट इज ट्रांसलेशनल वेक्टर जो ट्रांसलेट कर रहा है इस पॉइंट को यहाँ पे। क्लियर? अब जो ये ट्रांसलेशनल वेक्टर है ये 2 टाइप्स की पॉसिबल है। क्या? या तो भाई जो पॉइंट को ट्रांसलेट करेंगे 2 डायमेंशन के लो कि जेड एक्सिस हमारे पास नहीं है, या फिर 3 डायमेंशन के लो। अब ये किसके अंदर है? 3 डायमेंशन की, क्योंकि एक्स एक्सिस का भी इन्वॉल्व हो रहा है, वाई का भी और जेड का भी। अगर 2 एक्सिस का इन्वॉल्व हो मींस 2 डायमेंशन। ठीक है, तो हम जो ट्रांसलेशनल वेक्टर होते हैं उसको जनरल फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं n1 i के प्लस n2 j के। ये हमारे पास ट्रांसलेशनल वेक्टर होते हैं किसके अंदर? 2D के अंदर, 2 डायमेंशनल। ऐसे ही इन 3 डायमेंशनल जो ट्रांसलेशनल वेक्टर होते हैं दैट इज n1 i के
n2j प्लस n3k। ये x एक्सिस, y एक्सिस पे और z एक्सिस के, दैट इज ट्रांसलेशनल वेक्टर इन 3 डायमेंशन। ये हमारे पास इसके अंदर है 3 डायमेंशन के, दैट इज 2 डायमेंशन। क्लियर? अब नेक्स्ट ट्रांसलेशनल वेक्टर आपको क्लियर हो चुके हैं। अब जो ये ट्रांसलेशनल वेक्टर है ये फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, या तो प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव। तो फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर। तो प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर हमारे पास क्या हो? Primitive translational vector are those vector in which in 2 dimensional, कि जिसके अंदर 2 dimensional के अंदर these coefficient n1 and n2 and in 3 dimension coefficient n1 n2 and n3 are integer। अगर ये कोफिशिएंट हमारे पास क्या है? इंटीजर है, दैट इज नोन एज प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर। मींस जैसे इस पॉइंट के अंदर इंटीजर की फॉर्म है 1 2 3 की फॉर्म है, तो ये क्या है हमारे पास? प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर की 2 डायमेंशनल के अंदर n1 n2 कोफिशिएंट इंटीजर हो, अगर 3 डायमेंशनल केस है उसके अंदर n1 n2 n3 कोफिशिएंट क्या हो? इंटीजर हो, दैट इज नोन एज प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर। नेक्स्ट वन इज नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव मींस जो प्रिमिटिव नहीं है, नॉन प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर। नॉन प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर वो वेक्टर जिसके अंदर ये कोफिशिएंट है n1 n2 n3 आर नॉन इंटीजर। ये क्या हो? नॉन इंटीजर, दैट इज नोन एज नॉन प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर। दैट इज ऑल अबाउट ट्रांसलेशनल वेक्टर एंड यूनिट सेल। इनका आगे बहुत ही यूज होने वाला है, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। इनकी मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन